बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान को पसंद का आर्मी चीफ लगाने की इतला किसने दी? पीडीएम के 3 रहनुमाओं के 3 अलग अलग आर्मी चीफ। जरदारी किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं? नवाज शरीफ को मरियम ने एक नाम पेश किया, किसका? और शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ नवाज जरदारी से मुख्तलिफ आखिर क्यों? और चीफ की तैनाती सदर आरिफ अलवी का किरदार इंतहाई अहम हो गया। आर्मी चीफ की तैनाती का आईनी तरीकाकार क्या है? और फिर कप्तान ने मिस्टर एक्स वाई का तीसरा मंसूबा बेनकाब कर दिया। और नवाज की वापसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत क्यों गिराना चाहती है? और इमरान खान ने नवाज शरीफ का खुद इस्तकबाल करने का ऐलान क्यों किया? इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स आपको बताते चलें, पाकिस्तान की सियासत में जब तक एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहेगा, नए आर्मी चीफ की तैनाती हमेशा मौजूए बहस रहेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का हर बयान सियासी मंजर पर इसलिए हलचल मचा देता है क्योंकि वो मुखालफीन की चालों पर नजर और उनकी नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं, यानी वक्त से पहले जांच लेते हैं कि क्या होने जा रहा है। फिर उनकी चाल को नाकाम बनाने के लिए कप्तान का हर तीर निशाने पर लगता है। ऐसी ही सूरत हाल इन दिनों आर्मी चीफ की तैनाती के इशू पर है। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले इमरान खान समझते हैं कि अगर ये अहम तैनाती मेरिट पर ना हुई तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातिर उनकी जद्दोजहद को गैर आईनी तरीके से रोकने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए वो अपनी पसंद की नहीं बल्कि मेरिट पर तैनाती की बार बार बात करते रहे। आखिर ये माजरा क्या है? कुछ सवालात का जायजा लेते हैं और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपके साथ ये शेयर करेंगे कि चीफ की तैनाती का आईनी तरीकाकार क्या है और पीडीएम के रहनुमाओं के पसंद के कौन से उम्मीदवार हैं। इस हवाले से कुछ सवालों का पहले जायजा लेना बहुत ही जरूरी है और फिर ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, क्या इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी के पसंद के आर्मी चीफ की बात किस ठोस इंफॉर्मेशन पर कर रहे हैं और वो इतलात क्या हैं और ये इतलात किसने इमरान खान तक पहुंचाई? सवाल नंबर 2, क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहाद के बाकी रहनुमा किसी एक आर्मी चीफ पर मुत्तफिक हैं या इनमें भी इख्तलाफ पाया जाता है? नंबर 3, अगर पीडीएम रहनुमाओं में इख्तलाफ है तो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की पसंद आखिर है क्या और वो किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं? अगर इस इशू पर वज़ीर-ए-आज़म की राय इत्तेहादी लीडरों से मुख्तलिफ है तो फिर शहबाज शरीफ किसको आर्मी चीफ मुंतखब करेंगे? और नंबर 5, सबसे बड़ा सवाल व्यूअर्स, क्या इस इंपोर्टेड हुकूमत को मसनद इक़्तिदार पर बिठाने वाले अपनी मर्जी के बगैर कोई और आर्मी चीफ तैनात करने देंगे? और नंबर 6, आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार के हवाले से आईन पाकिस्तान क्या कहता है? क्या इस अहम तैनाती में सदर आरिफ अलवी का किरदार अहमियत इख्तियार करेगा? और नंबर 7, आर्मी चीफ के ओहदे की दौड़ में कौन कौन सा जर्नल सीनियरिटी लिस्ट में कहां स्टैंड करता है? और नंबर 8, कौन से सीनियर जनरल नए आर्मी चीफ की तैनाती की तारीख से सिर्फ 2-4 रोज पहले रिटायर्ड होकर इस दौर से बाहर हो जाएंगे? और नंबर 9, अगर सारा मुसल्लत ज़दा निज़ाम ही इम्पोर्टेड है तो क्या इस अहम तरीन तैनाती में किसी आलमी ताकत की मुदाखलत का भी खदशा है या नहीं, क्योंकि अमेरिका के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल न्यूट्रल रहने का ऐलान कर रखा है तो फिर हुकूमत और अपोजिशन को नए आर्मी चीफ की तैनाती पर इतनी फिक्र क्यों लाहक है? नंबर 11, अहम तरीन बात यह है कि ये कैसे अंदाजा लगाया जाए कि आर्मी चीफ किसी की पसंद का आया है या मेरिट पर तैनात किया गया? और नंबर 12 और आखिरी सवाल ये बनता है कि कप्तान ने आज जो जलसा हुआ एस्टेब्लिशमेंट के जिसने मंसूबे को बेनकाब किया, क्या ये समझा जाए कि न्यूट्रल्स आज भी न्यूट्रल्स नहीं है और कहीं ना कहीं कोई गेम खेली जा रही है? दोस्तों, इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और ये सवालात और इनका जवाब तलाश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि इमरान खान को फैसलाबाद जलसे से कुछ रोज पहले ही एस्टेब्लिशमेंट के कुछ करीबी हलकों ने बाखबर कर दिया था कि आर्मी चीफ जैसे अहम ओहदे की तैनाती के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दबाव का शिकार हैं। कप्तान ने पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म पर किस किस्म का दबाव है। ज़राए के मुताबिक उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दबाव डाल रहे हैं और अपनी अपनी पसंद के नाम तजवीज़ कर रहे हैं। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ को मेरिट के मुताबिक इदारे की जानिब से तजवीज़ करदा नामों तक महदूद रहना चाहिए। ज़राए के मुताबिक कप्तान इस इशारे को समझ गए। इमरान खान ने इस इशू को जलसे में बयान करके कौम के सामने रख दिया। नवाज और जरदारी के मंसूबे का अगर ये कहा जाए कि भांडा फोड़ दिया और इसे चौक पे लाकर रख दिया तो ये गलत नहीं होगा। जब इस खबर का खोज लगाया गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जराये से भी कुछ अहम इंफॉर्मेशन सामने आई।
ذرائع سے حاصل ہونے والی یہ خبر حیران کن بھی تھی اور افسوسناک بھی ویورز کہ نواز شریف نے شہباز شریف کے سامنے ایک ایسا نام بھی رکھا جو کسی اور کا نہیں بلکہ مریم کا پیش کردہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز کو یہ نام کیپٹن صفدر نے فیڈ کیا، جنہوں نے ماضی میں فوج میں ملازمت کی وجہ سے اپنی کسی لابی کے ریفرنس سے یہ نام جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اس کو مزید ہم کنفرم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف مریم کی بات کبھی نہیں ٹال سکتے، مگر وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اسحاق ڈار کے مشورے سے نیا نام تجویز کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک کی تقدیر جن کے ہاتھوں میں دے کر مسلط اقتدار پر بٹھایا گیا ہے، وہ اہم عہدوں کی تعیناتی کو کتنا غیر سنجیدہ لیتے ہیں اور بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی۔ شہباز شریف کو اقتدار تک پہنچانے کا احسان جتلانے والے آصف زرداری بھی اپنی پسند کا امیدوار منتخب کیے بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق ان کے دور صدارت میں جن جرنیلوں نے ان کی فریکوینسی میچ کر رکھی تھی، انہیں بھی ایک نام شہباز شریف کو تجویز کر رکھا ہے۔ زرداری کی بھی خواہش ہے کہ کوئی ایسا آرمی چیف آئے جو آئندہ الیکشن میں بلاول بھٹو کو بھی مناسب حصہ دلوانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کی خواہش ہے۔ شہباز شریف خود جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ خود تو ادارے کے تجویز کردہ نام ان سے ہی مشاورت کرنا چاہتے ہیں، مگر نواز اور زرداری کے دباؤ میں انہیں فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایسی اہم تعیناتی میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صدر مملکت کا کوئی کردار نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگرچہ اس کے آئینی طریقہ کار پر آپ کو آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ ایک آئینی حوالے سے کیا کہتا ہے، لیکن چند روز سے صدر مملکت اہم تعیناتیوں پر اتفاق رائے کے لیے ثالثی کی جو پیشکش کر رہے ہیں وہ اسی تناظر میں ہے۔ وزیراعظم کے تجویز کردہ نام کی سمری روکنے کا بھی اختیار صدر پاکستان رکھتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سربراہ کی تقرری پر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 243 کے سیکشن 3 کے مطابق صدر وزیراعظم کی سفارش پر سروسز چیف کا تقرر کرتا ہے۔ آئین میں صدر مملکت کی فائنل رائے کی ایک خاص اہمیت موجود ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ آئین پاکستان کے مطابق جی ایچ کیو سے 4 یا 5 سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرلز کے نام اور ان کی کارکردگی کی تفصیل وزارت دفاع کو بھیجی جاتی ہے۔ وزارت دفاع یہ فہرست وزیراعظم کی ٹیبل تک پہنچاتا ہے، جس پر وزیراعظم کو صدر مملکت سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ صدر کی منظوری کے بعد وزیراعظم اس عہدے کی تقرری کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ وزیراعظم اس تعیناتی سے پہلے ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اس پر مشاورت بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن انتہائی عام ترین آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس کے لیے وزیراعظم کو نواز شریف یا زرداری سے مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، جیسا کہ اب تاثر دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچنے کے لیے سینیورٹی کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، جو اس وقت جو موضوع بحث بھی ہے۔ آرمی ایکٹ کے مطابق کسی بھی افسر کی لانگ کورس میں سینیورٹی ملٹری اکیڈمی کاکول سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر ملنے والے نمبرز، جسے پاک آرمی یا پی اے نمبر کہا جاتا ہے، کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ سروس کی عمر یا اس رینک کے لیے مختص مدت میں سے جو پہلے آئے اس کے مطابق ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثلا موجودہ آرمی چیف اگرچہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک ہی دن پاس آؤٹ ہوئے، تاہم آرمی چیف بننے سے قبل وہ اپنے کورس میں سینیورٹی میں 6 نمبر پر تھے، جس کی وجہ ان کا پی اے نمبر تھا۔ اسی طرح موجودہ سینئر ترین لانگ کورس کے لیفٹیننٹ جنرل سید عدنان اپنے رینک کی مدت پوری ہونے پر اکتوبر 2022 میں ریٹائرڈ ہوں گے، اور یوں وہ 4 سٹار جنرل کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ نومبر 2022 میں اگر وزیراعظم شہباز شریف سینیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف کا انتخاب کرتے ہیں تو موجودہ فوجی سربراہ کے ریٹائرمنٹ کے وقت 76ویں لانگ کورس کے افسران فوج میں سب سے سینئر ہیں۔ اس لانگ کورس میں اعزازی شمشیر حاصل کرنے والے افسر لیفٹیننٹ جنرل سید عدنان کا ذکر ہم آپ کے سامنے پہلے بھی کر چکے۔ ان کی طرح لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف بھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے صرف 8 دن پہلے ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل نعیم اشرف تھے، اور اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن نہ ملتی تو وہ اس وقت آرمی چیف کے لیے 3 سینئر ترین افسران میں سے ایک ہوتے ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگرچہ 76ویں لانگ کورس میں آج سینئر ترین افسر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، تاہم وہ تکنیکی بنیاد پر نئے آرمی چیف کی اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے 3 روز پہلے ہی ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بعد اس کورس میں اب
सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर 6 नंबर पर हैं। आपको व्यूअर्स ये भी बताते चलें कि सिंध रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त 10 कोर, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, की कमान कर रहे हैं। ये इलाके के लिहाज से फौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। इससे पहले वो फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है और अजहर अब्बास सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त फौज के अहम तरीन ओहदों में से एक यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। और आपको ये भी बता दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इससे कबल उन्होंने बतौर कोर कमांडर 10 कोर कमान की। इन दो ओहदों की हद तक जनरल अजहर अब्बास और साहिर शमशाद मिर्जा की प्रोफाइल मिलती जुलती है। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के PSC यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। बतौर लेफ्टिनेंट जनरल वो डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, अगरचा नुमान महमूद सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं, मगर एक मजबूत करियर के हामिल हैं। फौज में उन्हें खास तौर पर पाकिस्तान की मगरबी सरहद का माहिर माना जाता है। बलोच रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, जबकि इससे कबल वो पेशावर के कोर कमांडर तैनात रह चुके हैं। आपको व्यूअर्स ये बताते चलें कि वो ब्रिगेडियर के तौर पर 11 कोर में भी चीफ ऑफ स्टाफ रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने शिमाली वजीरिस्तान में डिवीजन की कमान संभाली और अफगान सरहद के साथ बाड़ लगाने के मंसूबे की निगरानी भी की। अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, और इनका नाम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इम्पोर्टेड हुकूमत के बहुत सारे लोग इन्हें हरफ तनकीद भी बनाते रहे और इनको कंट्रोवर्शियल बनाने की उन्होंने हर कोशिश की। पाकिस्तानी फौज की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। वो ISI में काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। ISI के सरबराह होने के दौरान मुस्लिम लीग नून ने उनकी बहुत सारी किरदार कुशी की, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। इस वक्त वो कोर कमांडर भावलपुर हैं जहां पर वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के वक्त वो सीनियरिटी में 4थे नंबर पर होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर आर्टिलरी से जिनका ताल्लुक है और साबिक सदर, और ये इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है और अगर आपने जो हमने इशारे आपको दी आपको मालूम हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के डायरेक्टर जनरल स्टाफ भी रहे और आर्मी चीफ सेक्रेटेरिएट के अमूर की निगरानी करते रहे। बतौर मेजर जनरल उन्होंने लाहौर डिवीजन कमांड की और इस वक्त वो गुजरांवाला कोर की कमान कर रहे हैं। और आखिर में लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर का ताल्लुक फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिगुल तहसील नहीं है, बल्कि उन्होंने ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से फौज में कमीशन हासिल किया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग रहे, जबकि DG ज्वाइंट स्टाफ के ओहदे पर भी तैनात रहे और इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान है। जब आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी रख दें कि आर्मी चीफ की तैनाती में अमेरिका का क्या किरदार है और किरदार है भी कि नहीं। अगरचा इस बारे में कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन ये काम तासुर पाया जाता है कि जनूबी एशिया में अमेरिका की अमलदारी की वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती में पस पर्दा अमेरिका की दिलचस्पी भी कारफरमा रहती है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका पर पाकिस्तान में रजीम चेंज का इल्ज़ाम हो, ऐसे ओहदों की तैनाती के बारे में खदशात तो रहेंगे। पाकिस्तान में ये मौजू इस हवाले से भी ज़ेर बहस रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की तरह इस अहम ओहदे की तैनाती को गैर मुतनाज़ बनाने में मुनासिब तरमीम की जानी चाहिए। तो ये वो सूरत हाल है और अवामिल हैं जो आर्मी चीफ की तैनाती में कारफरमा होंगे और हर शख्स ये कोशिश कर रहा है कि उसकी मर्जी का आर्मी चीफ आए। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता रहा कि मेरिट और ये जो आप सीनियरिटी की बात करते हैं, अगर आप आइन में तब्दीली कर लें तो शायद मामला जो है वो आसान हो जाए। व्यूअर्स, आपको बताते चलें खान साहब का चिश्तियों का जलसा, और अगर ये कहूँ कि कप्तान का सुनामी रोकने के लिए अहम ओहदों पर मर्जी की तैनातियों की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ बलंगो बांग दावे जारी हैं मुखालफिन के। और उनका आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मरीम के बाबा को पाकिस्तान लाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं। इस हवाले से भी कप्तान ने आज चिश्तियों के जलसे में इम्पोर्टेड हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का एक और मनसूबा बेनकाब किया। और कप्तान ने क्या बताया? कप्तान ये कहते हैं कि भगोड़े नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए पंजाब हुकूमत गिराने के मंसूबे पर काम हो रहा है। उन्होंने इंकिशाफ किया
कि इस मंसूबे को कामयाब कराने के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को दोबारा पंजाब मिशन सौंपा गया है। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान पंजाब असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है और परवेज इलाही की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए काम हो रहा है। इस काम के लिए दोबारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे और ये पैसा पाकिस्तान की आवाम का पैसा होगा जो बेदर्दी से मंडियों में लगाकर खर्च किया जाएगा। कप्तान ने बताया कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि वो वापस आएं तो पंजाब में हमजा की हुकूमत हो ताकि उनका बड़ा इस्तकबाल हो सके और पंजाब पुलिस भी अपनी हो। इस हवाले से कप्तान ने नवाज शरीफ को दावत और चैलेंज देते हुए कहा कि आप वापस आएं, हम आपका खुद इस्तकबाल करेंगे, कौम आपका ऐसा इस्तकबाल करेगी जो हम हमेशा याद रखेंगे। इमरान खान ने इस मंसूबे पर काम करने वाली एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर बाखबर किया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कमज़ोर करने की कोशिश छोड़ दो, इससे आप मुल्क की खिदमत नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हो। अहम बात यह है कि कप्तान ने बताया कि इस काम के लिए मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पंजाब क्यों आए हैं। कप्तान ने नून लीग के रहनुमाओं की वो वीडियोस जलसे में सुना दी जिसमें वो इतराफ़ कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की कोई तहरीक कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वो खिलवाड़ है जो मुल्क के साथ गुज़श्ता कई दहाइयों से खेला जा रहा है, जिसे रोकने के लिए इमरान खान ने अपनी जान खतरे में डालकर तहरीक शुरू कर रखी है। इसलिए अब ये कौम पर फ़र्ज़ बनता है कि वो फैसला करें। पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला करना है कि वो तारीख के किस तरफ खड़े होंगे, द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री जो मैं हमेशा कहता हूँ, या आपने गलत साइड पे खड़े होना है, क्योंकि आपको आने वाली नस्लें जो हैं वो आपसे सवाल करेंगी कि जब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो रही थी, जब लूटा जा रहा था, किसी और की हुकूमत को मुसल्लत किया जा रहा था, तो हमारे बड़े जो हैं उस वक्त क्या कर रहे थे। इस वक्त ये सुनामी जो आ गया मुल्क के अंदर इनकलाब का, तहरीक का, इसे रोकने का वाहिद हल इस वक्त जो पाकिस्तान की दीगर जमातें, इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल जमातें, लंदन में बैठे हुए बाबा जी, इनके पास सिर्फ यही है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवाया जाए और अगर अदालतें नाअहल नहीं करवाती, कोई सज़ा नहीं देती, तो फिर वाहिद तरीक़ाकार ये होगा कि पंजाब के अंदर इस हुकूमत को ख़त्म किया जा सके। अब सबसे बड़ा जो नुकसान पाकिस्तान की आवाम का और पंजाब का ये हो रहा है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं ना इस वक्त, उस पर कोई काम नहीं कर रहा और लोग उन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के इश्यूज़ नहीं हैं, जो कुछ शख्सियात के इश्यूज़ हैं। यानी नवाज शरीफ का इशू हो सकता है, मरीम नवाज का इशू हो सकता है, शहबाज शरीफ का इशू हो सकता है, जरदारी ख़ानदान का इशू हो सकता है। यानी तमाम लोगों के अपने अपने मफादात हैं। तकर्री एक शख्सियत की होनी है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट पावर के ज़रिए, और एब्सोल्यूट पावर जहाँ पर होगी उसे पाने के लिए तन मन और धन की जो है वो बाजी लगाई जा रही है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर इस किस्म के लीडर्स जो हैं वो उन्हें मुसल्लत कर दिया जाता है कुछ ताकतों की तरफ से। हालात अब ये व्यूज़ बन गए हैं कि मरीम नवाज़ अब भरपूर कोशिश करेंगी पाकिस्तान से बाहर आने की और इसके ऊपर बाकायदा बातचीत जो है वो की जा सके कि आइंदा नवंबर में किसकी तकर्री कर रही हैं। आज पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मैच बहुत ही नेल बाइटिंग किस्म की फिनिश हमने देखी और एक इतनी टेंशन के अंदर एक खुशी पाकिस्तानी कौम को मिली। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और आपको ये बता दें कि अब हमारा मुकाबला जो है वो भारत से नहीं होगा, बल्कि हमारा मुकाबला जो श्रीलंका से होगा। मैं ये समझता ये हूँ कि इन हालात के अंदर कौम को ज़रूरत थी इस जीत की, और अब दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप भी जीते और एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में आए। तो यकीनन ये जो माहौल है जिसमें सैलाब है, जिसमें लोग परेशान हैं, एक टेंशन का जो माहौल है, इससे पाकिस्तानी कौम को जो निजात मिल सके। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।